चौधरी शेर सिंह बटशामी जी, मेरे साथ में आए हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग लाडवा शहर के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। मेरे से पहले चौधरी शेर सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके साथ सारी बातें करी है। 10 साल पहले लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। कांग्रेस पार्टी उस वक्त इतनी खराब हो चुकी थी, भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप कर चुके थे कि देश और दुनिया में भारत की बदनामी हो रही थी। इसलिए लोगों ने यह फैसला कर दिया था कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे। लोगों का मन बन चुका था कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया और मोदी साहब ने पूरे देश का भ्रमण किया। जिस किसी भी राज्य में गए और जाकर के स्पीच दी, वहां लोगों को बड़ा विश्वास दिलाया कि मेरा राज बनने के बाद मैं आपको इस तरह की सहूलियतें प्रदान करूंगा जिससे देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाए। बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। 4 वायदे ऐसे थे जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता था। वो चारों वायदे पूरे नहीं किए। अब नई बात कहनी शुरू कर दी। अब कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे विकसित भारत बनाने के लिए भाजपा को वोट दें। ये रोजाना पोस्टर छपते हैं अखबारों में, रोजाना टेलीविजन में, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, आपके टेलीफोन पे। ये नहीं बताते कि भारत को विकसित कैसे करना है। ये भी नहीं बताते कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर कौन से काम किए। कोई काम बताने की बजाय केवल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये भी नहीं बताते कि हमारा अगले 5 वर्ष का विजन क्या है, क्या काम करना है। केवल गारंटी की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। साथियों, 10 वर्ष दिए थे। भारत को अगर विकसित करना था तो मोदी जी को 10 वर्षों में कोई रोकने वाला नहीं था। अपनी मर्जी से फैसले लेकर के देश को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत था। उन 10 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने की बजाय कमजोर कर दिया। इस भारतवर्ष की जिन संस्थाओं से देश को पैसा मिलता था, जिससे खजाना बढ़ता था, जिससे विकास किया जा सकता था, वो सारी की सारी संस्थाएं जो है, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट अंबानी और अडानी को देने का काम किया। सबसे पहले मोदी जी ने रेलवे का निजीकरण करवाया। जिस रेलवे का अपना एक अलग डिपार्टमेंट था, जिसका अपना एक अलग बजट था, जिससे बहुत बड़ा अमाउंट केंद्र की सरकार को मिलता था, केवल अडानी को कैसे फायदा मिले उसके लिए निजीकरण करा करके रेलवे जो है अडानी को सौंपने का काम किया। पहले रेल बेची, फिर रेलवे स्टेशन भी बेच दिए। फिर उसके बाद इंश्योरेंस की जो हमारी बड़ी कंपनियां थी, वो भी अंबानी और अडानी को दे दी। उसके बाद जो हमारी बंदरगाहें थी, वो भी अंबानी और अडानी के हवाले कर दी।
आपने एक बार अखबार में, टेलीविजन में ये खबर सुनी होगी कि अडानी की बंदरगाह के ऊपर 30,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी, स्मैक पकड़ी गई। ये आपने सुना कि नहीं सुना? जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जहां से हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए सालाना सरकार को मिलता था, वो अडानी को दे दिया। उसके बाद हवाई जहाज की एयर इंडिया की, जो हमारी सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी थी, वो टाटा को सौंप दी, उसको दे दी। हवाई अड्डे बेच दिए, यहां तक बैंक बेच दिए, और बैंक के साथ साथ 16.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 वर्ष के अंदर अंबानी और अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन जो थे उनके माफ कर दिए, जबकि वो पैसा उनसे वसूलना चाहिए था ताकि देश की प्रगति में उस पैसे को खर्च किया जा सके। आपको परेशान करने के लिए, आपसे किए वायदे पूरे करने की बजाय 3-4 ऐसे फैसले लिए जिससे देश के लोग परेशान हुए। पहला फैसला लिया था नोटबंदी का। उस नोटबंदी की वजह से हर आदमी के सामने परेशानी आई। सैकड़ों लोग नोट बदलाने के चक्कर में लाइन में लग करके गर्मी से हार्ट फेल होकर के मरे। केवल फायदा उस नोटबंदी का किसी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। कहा तो मोदी जी ने यह था कि जो काला धन देश में जमा है उसको निकलवाना चाहता। कहा यह था कि विदेशों से नकली नोट छप करके आ रहे हैं, उनको बंद करना चाहता। कहा यह था कि यह पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कि ब्लैक मनी जो आती है इसको रोकना चाहता, आतंकवाद खत्म करना चाहता। लेकिन साथियों, आप परेशान हुए और भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में उसमें से पैसा लिया लोगों से, और पैसे जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में लिया, फिर उस काले धन को व्हाइट करने के लिए बैंकों में जमा कराकर पार्टी के खाते में जमा करा दिया। फिर फैसला लिया जीएसटी का, जिससे हर वर्ग के लोग परेशान हुए। लंबे समय तक आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर व्यक्ति को सीए के पास जाना पड़ा, हर व्यक्ति को अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। बहुत दिन तक तो ये बात समझ में नहीं आई कि जीएसटी है क्या। हर रोज टैक्स में बदलाव करते थे। अब भी अपनी मनमर्जी से टैक्स में बदलाव करके लोगों को परेशान किया जाता है। तीसरा फैसला लिया था, 3 काले कानून बनाए किसानों के लिए, जिससे किसानों को 13 महीने तक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। अगर वो तीनों कानून लागू रह जाते तो साथियों इसका इफेक्ट मंडियों पे पड़ता है। सारी मंडियां बंद हो जानी थी, मंडियां अडानी और अडानी की चलनी थी। किसान के पास जो जमीन थी वो जमीन उससे बेदखल होकर के अंबानी अडानी के कंपनी के पास चली जानी थी। 13 महीने तक आंदोलन चला, 750 लोगों ने शहादत दी। तब जाकर के मोदी जी को यह समझ में आया कि किसान मर सकता है, लेकिन जब तक तू तेरा फैसला बदलेगा नहीं, वापिस नहीं जाएगा। आखिर अपना फैसला बदला, माफी मांगी, ये कह दिया एमएसपी का कानून बनाऊंगा, जो आज भी नहीं। उसके बाद जो वायदे किए थे उनमें से एक आज भी लागू नहीं। वायदा किया था हर आदमी के साथ, कैसे आम आदमी का वोट मोदी जी को मिले, कैसे भाजपा जीते। तो कहा था कि जो 70 साल के अंदर कांग्रेस ने पैसा इस देश से कमा करके, इस देश से लूट करके विदेशों के बैंकों में जो जमा कराया, वो काला धन वापस लाऊंगा। और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराने की बात करी थी। एक भी पैसा किसी के खाते में आज तक नहीं आया। लाडवा शहर के लोगों के खाते में आया कि नहीं आया? आपके भी किसी के पास नहीं आया। केवल मोदी की गारंटी की बात करते हैं, ये नहीं कहते हमारा। जब उन्होंने पूछा कि आप पैसा कब दोगे, तो फिर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने कभी कहा नहीं था, ये तो हमारा चुनावी जुमला था।
दूसरा बड़ा वायदा था पढ़े लिखे नौजवान के साथ, उसको कहा था कि 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी लगाई। आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, 1 नंबर पे। हरियाणा का कोई गांव शहर ऐसा नहीं है जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग अपने मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन बेच करके विदेश न चले गए। लाडवा शहर से भी गए होंगे, अनेक दफा मैं आपके यहां से गया हूं। अवनी बचपन से लेकर के कितनी दफा कुरुक्षेत्र से यमुनानगर जाने का मौका मिला है। मेरी ख्याल साल में सैकड़ों बार इस रास्ते से सफर किया। कभी पहले एक भी जगह पे नहीं लिखा होता था कि गारंटी के साथ आपका विदेश में बच्चा भेज दिया जाएगा। अब तो जगह जगह दुकान खुल गई, लाडवा में भी खुल रही है कि नहीं खुल रही है? जगह जगह दुकानें खुल गई। ये केवल इसलिए खुल गई कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया। अब उनको ये उम्मीद नहीं बची कि हरियाणा प्रदेश में तुम्हें कोई रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तुम अपने मां बाप के साथ रह करके उनकी सेवा कर लोगे, तुम भी अपना कोई धंधा कर लोगे। इसलिए मजबूर होकर के गए। वायदा किया था महंगाई कम करने का। महंगाई कम होगी कि बढ़ गई? पहले से महंगाई बढ़ गई। बीजेपी जीत गई फिर और बढ़ेगी। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था खत्म हो गई। नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हर वर्ग के लोग सरकार से दुखी हैं, चाहे वो किसान और मजदूर है, चाहे वो व्यापारी और कर्मचारी है, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, सब इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? हाथ खड़े करो फिर अगर बदलना चाहते हो। बदलना चाहते हो, सरकार को बदलना चाहते हो तो फिर सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलोगे तब सरकार बदलेगी। साथियों, काफी समय से बैठे हो, मुझे भी लंबा सफर करना, हिसार जाना है। कल मीटिंग में हिसार किया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2-4 बात आपसे करूंगा। चौधरी छोटू राम कहते थे, ऐ भोले इंसान मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। बोलना तो सीख गए, सबके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, लेकिन दुश्मन को आज भी नहीं पहचान पाए। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे 2-4 बात पूछनी चाहूंगा। नवीन जिंदल 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा। 10 साल हो गए, यहां से ये कह करके गया था कि मैं दोबारा राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरे कारोबार पे असर पड़ता है। 20 वर्ष बीत गए। जब 10 वर्ष वो आपका मेंबर पार्लियामेंट था, तब कांग्रेस का राज था हरियाणा प्रदेश में। उस 10 साल में नवीन जिंदल कभी आपके यहां पे आया? इस जगह पे जहां मैं खड़ा हूं कभी आया था क्या? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नवीन जिंदल का टेलीफोन नंबर है? कोई एक आधा व्यक्ति खड़ा होकर बता सकता है कि मेरे पास उसका पर्सनल टेलीफोन नंबर है? किसी के पास कोई नंबर नहीं है। अरे ठहर जा भाई, किसी के पास कोई टेलीफोन नंबर नहीं। पिछले दिनों एक वीडियो आया था, एक पत्रकार जो है नवीन जिंदल जी की माता श्री सावित्री जी जिंदल जो है, वो उनके प्रचार के लिए आई हुई थी, और एक यूट्यूबर ने जाकर के उनका एक इंटरव्यू किया। उसने जाकर के ये पूछा कि लोगों की आम शिकायत है कि नवीन जिंदल किसी से मिलता नहीं। उसने आगे से दूसरा क्वेश्चन ये कर दिया कि उनका टेलीफोन नंबर किसी के पास नहीं है। अगर कोई अपनी बात उनसे बताना चाहे, अपने इलाके में कोई विकास का काम करवाना चाहे, तो कैसे संपर्क होगा, कैसे उनसे बात होगी? उनका कोई टेलीफोन नंबर है ही नहीं। तो आगे से उसकी माताजी का जवाब था, हंस के कह रही थी यूट्यूबर को कि उसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। जिस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर अपनी मां के पास नहीं है, जो आपको देता नहीं है, अगर गलती से सांसद चुन करके भेज दोगे, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए,
और उस मुसीबत का समाधान केवल वो कर सके, तो फिर आप कैसे उससे संपर्क करोगे? संपर्क हो जाएगा फिर उससे क्या? तो फिर ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को वापस खाली हाथ लौटा देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को खाली हाथ लौटाना चाहिए। एक और दूसरा साथी खड़ा है जो आप पार्टी से है, जिसका नाम सुशील गुप्ता है। हमारे हरियाणा में अनेक एजिटेशन हुए, सरकार ने अनेक बेकायदियां करी जिसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी। उदाहरण बताता हूं आपको। आंगनवाड़ी आशा वर्कर जो थी, जिसको भाजपा के लोगों ने ये वायदा किया था कि हम आपको पक्का करेंगे, हम आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, हम आपको रेगुलर नौकरी में लाने का काम करेंगे। जब उन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रखी तो उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई। उस वक्त में कभी नवीन जिंदल या ये अपना सुशील गुप्ता, दोनों में से एक भी आदमी उनके साथ आकर के खड़ा हुआ? कोई एक भी नहीं आया। उनके अगर साथ कोई खड़ा हुआ जाकर के, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ। ना कांग्रेस का गया, ना आपका कोई गया। उसके बाद साथियों, जो कांग्रेस के समय में गेस्ट टीचर लगे थे, जिन्हें बीजेपी के लोगों ने शपथ लेकर के, कसम खा करके ये कहा था कि हमारी सरकार बनवाओ, आप हमारा सहयोग करो, और जब उन्होंने सहयोग किया, उनकी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनसे कहा था तुम्हें रेगुलर करेंगे। उन्हें रेगुलर कराने की बजाय नौकरी से निकालने के नोटिस दे दिए थे। उन्होंने जब करनाल में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, तो उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। तब सुशील गुप्ता नहीं आया, तब राज्यसभा का मेंबर था। अगर उसका थोड़ा सा भी हरियाणा से लगाव होता तो फिर जरूर उन टीचरों के बारे में राज्यसभा में कोई चार शब्द बोल सकता। तब भी अगर उन टीचरों के साथ कोई खड़ा हुआ, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के खड़ा हुआ। उसके बाद साथियों, एजिटेशन किया था नरेगा के गरीब मजदूरों ने, जिनकी मजदूरी कम की जा रही थी। दिन के दिन जो 100 दिन काम करते थे, 25 दिन किए जा रहे थे। तब भी ये कोई नहीं आए। तब भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विधानसभा के बाहर उनकी मदद करी, विधानसभा में उन्होंने उनकी आवाज उठाई, 100 दिन पूरे फिर करवाए उनको। उसके बाद सरपंचों के अधिकार मारे गए थे। सरकार ने सरपंचों के अधिकार कम कर दिए थे। सारे हरियाणा प्रदेश के सरपंच इकट्ठे होकर के पंचकुला पहुंचे अपने अधिकार मांगने के लिए। सरकार से केवल अपने अधिकारों की बात करने के लिए गए। उनसे सरकार के किसी नुमाइंदे ने मिलने की बजाय लाठीचार्ज किया गया। तब भी उनके बीच में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खड़ी थी, कोई और दूसरा एक भी नहीं था। जो व्यक्ति कभी हरियाणा के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, हरियाणा के लोगों की मदद नहीं करी। किसान आंदोलन 13 महीने चला, कोरोना जैसी बीमारी आई, दोनों पैसे वाले लोग थे। उस कोरोना की बीमारी के अंदर अगर वो लोग गरीब लोगों की मदद करते, कोई सामान मंगा करके देते, कोई दवाइयां देते, कोई पीपी किट मंगवा करके देते, तो लोगों की मदद होती कि नहीं होती? राशन देते। तब ये लोग एक दिन भी हरियाणा में नहीं बढ़े, तब इन्होंने कोई मदद नहीं करी। तब भी अगर मदद करी तो मैंने करी या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के। उस आंदोलन में 750 लोग मरे, कभी एक दिन सहानुभूति नहीं जताई इन्होंने। उस आंदोलन में उन किसानों की मदद करी, किसी ने इस्तीफा दिया तो मैं इस्तीफा देकर के उनके बीच में जाकर के बैठा। आज वो कहते हैं हमें वोट दो, जिनका कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं। दूसरी तरफ साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, रात नहीं रहा 10 वर्ष। 10 वर्ष में आपके पास आया कभी? आपने देखा कभी उसको यहां? और मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल रहा, वो तो रोज आया होगा आपके बीच में। मनोहर लाल खट्टर भी नहीं आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, 2000 से 2005 में थे, 99 से 2005 तक।
आपके लाडवा में आते थे कि नहीं आते थे? लाडवा में आते थे, सरकार आपके द्वार लगाते थे और लोगों से पूछते थे, म्युनिसिपल कमेटी के जो मेंबर होते थे उनसे पूछते थे, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, क्या क्या काम तुम्हारा अधूरा है, ताकि उस काम को पूरा कराया जा सके। मेरी ख्याल थोड़ा पैसा नहीं, आपके यहां पे 100 करोड़ से ज्यादा रुपया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त में खर्च किया। खर्च हुआ कि नहीं हुआ उस वक्त में? तो फिर अपने पर्याय को पहचानो, कौन अपना है कौन पर्याय है। अगर आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, जो आपके बीच में खड़ी रह सकती है, आपकी सेवा कर सकती है, आपकी लड़ाई लड़ सकती है, आपकी आवाज उठा सकती है, आपके साथ न्याय करा सकती है, तो फिर साथियों 25 तारीख को एक एक वोट पार्टी ने मुझे आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। ऐनक के निशान पे लगा करके मुझे यहां से अपने लाडवा से जिता करके भेजना। जिता दोगे? एक बारी हाथ खड़े करो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मेहरबानी।